बिल जोन्स का एल्बम अब कहाँ है? रासल मेहता की आवाज से फिक्रमंदी मुतरशिय थी। जुनूनी मुसलमानों के गैर मुतवक्का रद्दअमल की वजह से मैं हमेशा पस मंजर में रहता हूँ। टीवी और अखबारात में मेरी कोई तस्वीर नहीं आती। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेता हूँ। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बिल के पास मेरी तस्वीर कहाँ से आ गई। मैं तो कभी उससे मिला भी नहीं था। मुझे एल्बम के बारे में कुछ इल्म नहीं। बिल उसे अपनी जेब में लिया फिरता था। हो सकता है कि उसे वो तस्वीर अपने बाप से मिली हो। कर्नल जेसी जोन्स तो तुम्हारे हम असरों में शामिल है और शायद तुम्हारे लिए काम भी करता रहा। एलन ने उसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी तस्वीर कभी न कभी इंसान के काम आ ही जाती है। मेरी वो तस्वीर गलत हाथों में चली गई तो बड़ी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। पाकिस्तानी वैसे भी हर यहूदी से नफरत में फलस्तीनियों तक से आगे हैं। ये हमारे दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है। मैंने कतई कलामी करते हुए पूरी संजीदगी के साथ कहा। पाकिस्तान बल्कि इस कराची में हजारों यहूदी रहते हैं और इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। पारसियों के बाद वो यहाँ की दूसरी मुनज़्ज़म तरीन अक़लियत में शुमार होते हैं। यहाँ नफरत नस्ल परस्ती और तासुब से की जाती है। इसमें यहूदी की तखसीस नहीं है। जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्त हुक्मरान बरसे इक़्तिदार थे तो पाकिस्तानी इनके भी शदीद मुखालिफ थे। मेरे लिए ये हैरतनाक इंकशाफ है। इब्लागियामा के सारे आलमी इदारे पाकिस्तान को इसराइल का बदतरीन दुश्मन करार देते हैं। यहूदियों के खिलाफ हर तहरीक में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर मुलव्विस होता है, लेकिन तुम कुछ और ही बता रहे हो। ये कहते हुए उसने एक चाबी एलन को थमा दी जो उसने जेब में डाल दी। इसका बरक्स यहाँ अक़लियतों के सरप्रस्त और खैर ख्वाह भी पाए जाते हैं। शायद तुमने एयरपोर्ट से आते हुए वो दाऊदी सितारा देखा होगा जो हर एक के सर पर साया फिगन है। जब एयरपोर्ट और इस मुल्क रास्तों की तोसी और तज़ाइन का सिलसिला शुरू हुआ तो इस मुकद्दस सितारे का इन्हिदाम यकीनी हो गया था। लेकिन इस कदीम और मुकद्दस यादगार को इन्हिदाम से बचाने के लिए एयरपोर्ट के लिए दूसरी जगह का इंतखाब कर लिया गया। वो सितारा आज भी यूं ही सरबुलंद है। हाँ, मुझे वो नुमाया यादगार खास तौर से दिखाई गई थी। उसने एतराफ़ किया, सुनी सुनाई बातें आम तौर से गुमराहकुन साबित होती हैं। मैंने तुम्हारे बारे में भी लर्ज़ाखेज़ कहानियां सुन रखी हैं, लेकिन तुम एक खुशमंद और माकूल आदमी नजर आ रहे हो। तुम्हारे और एलन की मुफाहमत आगे चलकर इनकलाबी तब्दीलियों की बुनियाद बन सकती है। इसका इन्हिसार एलन की नेक नीयती पर होगा। मैंने मानी फैसला जमा कहा, मैंने अपनी हद तक तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है और अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं है। तुम एलन के साथ अपने बाकी मामला तय कर सकते हो। तुम हमारे साथ मौजूद रहते तो बेहतर होता। अगर तुम इस चुस्त लिबास में उलझन महसूस कर रहे हो तो तुम लिबास बदल कर आ सकते हो। मैंने मोहतात और मासूमाना लहजा में कहा, क्या खराफात बक रहे हो? वो बना कर बोला, मैं अपने असूलों से हरगिज़ इनराफ नहीं करता। मेरे साथ ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं अभी तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त कर दूंगा। मुझे जो चालाकियां दिखानी थी वो मैं दिखा चुका था। एलन की ताकत और तेज तरीन सरगर्मियों का सबब भी सामने आ गया था। अगर रासल मेहता जैसा मजबूत शख्स उसकी मदद को ना पहुंचा होता तो शायद एलन की कारकर्दगी में गैर मामूली इजाफा न हो पाता। मेरे दुश्मनों की फहरिस्त में मजीद एक खतरनाक नाम का इजाफा हो चुका था। तस्वीर ही होती है। रासल मेहता वापसी के लिए मुड़ते हुए नासियाना लहजा में बोला, पता नहीं वो हराम ज्यादा बिल जोन्स किस जमाने की तस्वीर की नुमाइश करता फिर रहा था। महजूज की वजह से मैं तुमको अपने असूल से मुस्तस्ना नहीं कर सकता। मैं समझता हूं, मैंने जल्दी से कहा। यह एक इत्तिफाक है कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर नकाब होने के बावजूद तुम्हें पहचान लिया, वरना ऐसा बहुत कम होता है, या शायद बिल्कुल ही ना होता हो। वो ड्राइंग रूम से चला गया तो एलन एक गहरा सांस लेकर सोफे की पुष्टगाह से टिक गया और आंखें मूंद कर बोला, खुदा का शुक्र है कि यह मरला खैरियत से गुजर गया। तुम किसी मद्दारी की तरह पल पल रूप बदलते हो, वरना वो अपनी शिनाख्त पर आपे से बाहर भी हो सकता था। मैंने कोई रूप नहीं बदला, मैंने संजीदगी के साथ कहा। मैंने रात से वही कुछ कहा है जो मेरे दिल में था। मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं। फिर तुम उसके आने से पहले उसके बारे में जहर क्यों उगल रहे थे? उसका सामना होने तक मेरे वही जज्बात थे। अब तुम इन बातों में वक्त पर बात मत करो। मेरी दूसरी शर्त पूरी किए बगैर कोई बात नहीं हो सकेगी। वीरा से सिर्फ तुम्हारी मुलाकात कराई जाएगी। वो कुछ सोचते हुए बोला, सुल्तान शाह मेरे साथ होगा क्योंकि बारूदी थैला इसी को पकड़े रखना है। तो क्या बारूदी थैला भी तुम्हारे साथ जाएगा? वह से तकरीबन चीख पड़ा। जाहिर है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वैसे कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक की रेंज 1 किलोमीटर है, लेकिन हो सकता है कि कंक्रीट की दीवारों वगैरह की वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासर हो। वीरा इस इमारत में हो या कहीं और, यह थैला हमारे साथ रहेगा। यह असूली बात है, तुम्हें इससे इत्तेफाक करना होगा। बाज़-औक़ात तुम सामने वाले को जिच कर देने पर तुल जाते हो। वीरा इसी इमारत के तहखाने में है जहां दरवाजे के सिवा कोई रोशनदान तक नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुम अब तक मेरे ऊपर एतबार नहीं कर रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे अंदाजा था कि मैं एलन के साथ पुरपेच गुफ्तगू में काफी वक्त बर्बाद कर चुका था, लेकिन उसे अपने ढप पर लाने के लिए वो मेहनत नागुज़ीर थी। मैंने बातों ही बातों में उससे बहुत कुछ उगलवा लिया था। यह मुज़ाकरात ही का नतीजा था कि वो मेरे खून का प्यासा होने के बावजूद मुझे मुक़य्यद वीरा से मिलाने पर आमादा हो गया था। थोड़ी सी तकरार के बाद हम चारों उस मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। अंदर से मकान खाली और वीरान पड़ा हुआ था। हम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए एक तंग राहदारी में पहुंच गए।
जहां छोटी सी जगह में 3 मजबूत चौबे दरवाजे मुकफ्फल थे। इनमें से एक दरवाजा इमारत से नकाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, बकिया 2 दरवाजे नीचे और ऊपर जाने वाले जीनों के सिरे पर मौजूद थे। एलन ने वहां फैली हुई नाकाफी रोशनी में इजाफा करने के लिए एक बल्ब ऑन करके अपनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ बाहर निकला तो उसमें एक चाबी के साथ ही स्याह रंग का भारी रिवाल्वर भी मौजूद था। ये क्या हरकत है? मैंने चौंक कर उससे सवाल किया। असूल की बात है, तुम्हारे और वीरा की मुलाकात खत्म होने तक मैं मुसल्ला और तैयार रहना चाहता हूँ, वो तंजिया पहराए में बोला। यह असूल परस्ती तुम ही ने मुझे सिखाई है। वह दरवाजे का हजमी कुफल खोल कर सैलन ज़दा जीनों पर उतरा तो मैं उसके पीछे था। मेरे पीछे सुल्तान शाह और आखिर में पीटर चला रहा था। वक्फे वक्फे से वो दोनों भी एक दूसरे से उलझते रहे थे। जीनों के इख्तिताम पर एलन ने इसी चाबी से दरवाजा खोला और हमारे अंदर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। तहखाने की छत से लटका हुआ बल्ब इस वसी कबाड़खाने में फैला हुआ अंधेरा दूर करने में नाकाफी था। इस वसी कमरे के एक हिस्से में पुराने फर्नीचर और दूसरे मतरूक अशिया का ढेर लगा हुआ था। दूर उफ्तादा हिस्से में एक मसहरी पड़ी हुई थी जिस पर वीरा बेदस्तु पा पड़ी हुई थी। फासला ज्यादा होने की वजह से मैं वीरा के चेहरे का तफसीली जायजा नहीं ले सका, लेकिन मैंने पहली नजर में अंदाजा लगा लिया कि उसकी हालत खासी अबतर थी और वह बोलने से भी कासिर थी। मेरे आगे न बढ़ने पर एलन ने मुझे टोका, तुम वीरा के पास क्यों नहीं जाते? मैं तो समझ रहा था कि तुम उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट जाओगे। वीरा को देख लेने के बाद मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर बदल गया। मैं दुरुस्त लहजे में कहा, वीरा के साथ हमें भी इस कैद खाने में मुकव्वल करने का ख्याल ज़हन से निकाल दो और हमारे साथ अंदर चलो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही मैंने एलन की कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। इन दोनों की अलहदगी में एक दूसरे से मशवरा करने का कोई मौका नहीं मिल सका था। जो प्लान था वो एलन के ज़हन में महफूज था। उसके बेबस होते ही पीटर भी अंदर आ गया। सुल्तान शाह ने अपना थैला फर्नीचर के ढेर के पास रख दिया और मेरे हाथ से आईनी पाइप ले लिया। तहखाने में इस कदर हबस और तहफ़्फ़ुन था जैसे उसे बरसों बाद खोला गया हो। वीरा के हाथ और पैर रस्सियों से जकड़े हुए थे और थाने पर चौड़ा टेप इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि वो कोई आवाज नहीं निकाल सकती थी। उसकी दाहिनी आंख के नीचे नील का निशान था। चेहरे पर भी वर्म नजर आ रहा था, मगर मैंने ये चीज खास तौर से नोट की कि बिस्तर की चादर ज्यादा शिकन आलूद नहीं थी। मुझे देखकर हैरत से उसकी आंखें फैल गई थी। अगर वीरा ने सारा वक्त इसी हालत में इस मसहरी पर गुजारा होता तो चादर की हालत अबतर हो चुकी होती। साफ मालूम हो रहा था कि इसे कुछ ही देर पहले इस बिस्तर पर मुंतकिल किया गया था। वो हरकत सिर्फ और सिर्फ रास अलमेडा की हो सकती थी। अगर वो लोग किसी तदबीर से हम तीनों को इस तहखाने में बंद करने में कामयाब हो जाते तो दुनिया की कोई ताकत हमें दर्दनाक मौत से नहीं बचा सकती थी। तहखाने को आग दिखाकर वो किराए के इस मकान से गायब हो जाते और हमें भयानक शोलों में फरार की कोई राह न मिलती। जहांगीर की फैक्ट्री और पुरानी कायामगाह को आग लगाकर एलन 2 बार अपनी आतिश सिफाकी का मुजाहरा कर चुका था। यह सब बैक वक्त और इतनी तेजी से हुआ कि होता ही चला गया। एलन अपनी कलाई आजाद कराने के लिए जोर आजमाई कर रहा था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो मुझसे खासा कमतर था। अपनी कोशिश में नाकाम होने के बाद उसने बौखलाहट में छत की तरफ फायर झोंक मारा और सब बुरी तरह उछल पड़े। तहखाने की महदूद फिजा में बड़े बोर के रिवाल्वर की आवाज किसी बम के धमाके की तरह गूंजी थी। हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। एलन हाँफते हुए गोरा, तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। मैं देख चुका था कि वीरा के हाथ पैर जरूर बंधे हुए थे, लेकिन उसे किसी और चीज से नहीं बांधा गया था। मैंने एलन को जोर से एक तरफ धक्का देकर उसकी कलाई छोड़ दी। वो मुगल्लज़ात बकता हुआ पुख्ता फर्श पर जा गिरा। इसीलिए मैं पीटर की छठी हिस्स जाग उठी। गड़बड़ के एहसास का अंदाजा करते ही उसने अपने पिस्तौल या रिवाल्वर की नाल मारकर छत में लगा हुआ बल्ब तोड़ दिया। हल्के से धमाके के साथ तहखाने में गहरी तारीकी फैल गई और चंद सानियों के लिए कुछ भी नजर नहीं आ सका। बंद खाने में घूर अंधेरा था। बस जीनों वाली समत से रोशनी का एक नाकाफी मुस्ततील फर्श पर पड़ रहा था। फायर मत करना। अंधेरा होते ही एलन चीख पड़ा, डैनी मारा गया तो हम सब भी इसके साथ मलबे में दफन हो जाएंगे। बाहर भागो, हम इन्हें यहीं सड़ा देंगे। दौड़ते हुए कदमों की चाप के साथ यूं ही एक साया रोशन मुस्ततील में से गुजरकर जीनों की तरफ बढ़ा। मैंने अपनी जेब से एक हल्का बम निकालकर उधर उछाल दिया। बम गिरते ही हल्के से धमाके से फटा और धुएं के स्याह बादल इस रोशन मुस्ततील को निकल गए। धमाके की वजह से पीटर इब्तदाई जीनों पर गिरकर चीखा था, वहीं उस पर शदीद खांसी का दौरा पड़ गया। फिर एलन भी शायद किसी चौपाए की तरह वहां से निकल भागा। इस बार सुल्तान शाह ने यके बाद दीगरे 2 फायर किए थे, लेकिन धुएं के कसीफ बादल की वजह से निशाना खता गया। अलबत्ता सीढ़ियों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने झुककर वीरा के हाथ पैरों को टटोला और फिर उसे एक झटके से अपने कंधे पर ला दिया। धुएं या बेहोशी वाले दस्ती बम फेंको, मैंने अपने फेफड़ों में पैदा होने वाली खराज को बर्दाश्त करते हुए कहा, और सांस रोक कर निकल भागो। इस भाग दौड़ और अफरा तफरी में गोलियों के निशाने पर इनिसार नहीं किया जा सकता था, मगर मुझे यकीन था कि वो धुएं में फंस गए तो जरा सी देर में कैचुओं की तरह नाकारा होकर रह जाएंगे। क्या हो रहा है? ऊपर से रास अलमेडा की बारोब आवाज सुनाई थी। भागो, वो मुझे गैस के बम फेंकते हुए आ रहे हैं। शदीद खांसी के दरमियान एलन की कराती हुई आवाज सुनाई थी। वो ज्यादा दूर नहीं था। गनीमत यह था कि सोराब गोड से हासिल किए हुए इन बम्बों की साख्त नाकारा नहीं थी। इनमें से खारिज होने वाली नुकसानदेह गैस नीचे फैलने के बजाय ऊपर सीढ़ियों में घुस रही थी और तहखाने की बंद फिजा में उनके असरात बहुत कम महसूस हो रहे थे। मैंने वीरा को उठा लिया है, तुम सांस रोक कर
सीढ़ियां तय कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं और इन सबको भगाने के लिए दस्ती बम फेंकते चले जाओ। मैंने सरगोशियाना लहजे में सुल्तान शाह को हदायत थी, इस वक्त इन लोगों से उलझने के बजाय हमें जल्द अज जल्द इस खतरनाक मार्ग से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। निकलते हुए पीटर वाले पाइप को बम में तब्दील करके अंदर फेंक देना। सुल्तान शाह ने तेजी से जीनों पर दौड़ लगा दी। इस वक्त वह लोग जीनों से रवा रवी में निकल चुके थे और उन्होंने बाहर वाला दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया था। सुल्तान शाह ने दरवाजे पर शायद शाने से जरब लगाई और फिर खांसने लगा। मेरे लिए भी ज्यादा देर तक सांस रोकना दुश्वार था। गैस के असरात से आंखें और नथनों में जलन होने लगी थी। बाहर से एलन और पीटर की बुरी तरह खांसने की आवाजें आ रही थी। तहखाने से निकलने के बाद उन्होंने राय फरार इख्तियार नहीं की थी, बल्कि किसी जगह रुककर हमारे नमूदार होने का इंतजार कर रहे थे। मैंने जल्दी से बीम गन निकालकर सुल्तान शाह को थमा दी। बीम गन के भयानक शुआओं के सामने इस ताले की कोई वक़्त नहीं थी। लकड़ी की जलने की तेज बू के साथ ही दरवाजा खुल गया। इस असना में मैंने टटोल कर वीरा के ढाने पर चिपका हुआ टेप नोच लिया था, मगर वो गैस की वजह से खामोश थी, जबकि मैं वक्फे वक्फे से खांस रहा था। इस वक्त मकान के अंदरूनी हिस्सों का रुख करना अपनी मौत को दावत देने का मुतरादिफ था, क्योंकि इस तरफ रास अलमेडा अपने दोनों खाशिया बरदारों के साथ हमारी घात लगाए बैठा था। मैंने सुल्तान शाह को टहौका दिया और वो मेरा इशारा समझकर उस दरवाजे की तरफ घूम गया जो हमारे से बाहर खुलता था। इस बार भी सुल्तान शाह ने मुकफ्फल दरवाजा खोलने के लिए बीमगन इस्तेमाल की। कसीर धुएं से भरी हुई इस नीम तारीख राहदारी में बाहर की तेज रोशनी पड़ते ही हमारे हरीफों को चोट का एहसास हो गया। उन्होंने बेदरेक 2 गोलियां चला दी, मगर उससे पहले ही सुल्तान शाह खुले हुए दरवाजे से बाहर छलांग लगा चुका था, जबकि मैं बदस्तूर दरवाजे की ओट में था। बाहर निकलो, वीरा भराई हुई आवाज में बोली। फिर उस पर शदीद खांसी का दौरा पड़ गया। मेरे लिए शदीद मुश्किल पैदा हो गई थी। मैं चंद सानियों में अपनी कमीन गाज से खुली फिजा में पहुंच सकता था, लेकिन इन चंद सानियों के लिए मुझे अपने दुश्मनों के खुले निशाने पर आना पड़ता और वो कोशिश जानलेवा भी हो सकती थी, क्योंकि वो तीनों धुएं से यकीनन दूर निकल चुके थे। बैरूनी दरवाजा खुलने की वजह से धुआं मकान के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके असरात ज्यादा मौसर नहीं थे। मैंने पीटर की पाइप का सुर्ख स्विच ऑन कर दिया है। जल्दी बाहर आओ। अचानक बाहर से सुल्तान शाह चिल्लाया और मेरा हाथ गैर इरादी तौर पर अपनी जेब की तरफ चला गया। मैंने अपनी जेब में मौजूद आखिरी दस्ती बम निकाला और अंदाजे से राहदारी के उस सिरे की तरफ उछाल दिया जहां वो तीनों मौजूद थे। बम के धमाके के साथ ही उन तीनों की बेसाख्ता चीखें और गुर्राटे बुलंद हुई और मैं इसी लम्हे बिजली की सी फुर्ती से बाहर निकल गया और एक तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि सुल्तान शाह ने मेरी सूरत देखकर आहनी पाइप पूरी कुव्वत से राहदारी में फेंक दिया था। हम अपनी इस कार्रवाई का नतीजा देखने के लिए वहां रुके नहीं, बल्कि उसी पिछले गेट की तरफ भागते रहे जिसके जरिए हम अंदर दाखिल हुए थे। मेरे हाथ पैर तो खोल दो। वीरा मेरे कंधे पर तड़प कर मनमनाई। ताज़ा हवा में आने के बाद उसके तनफ्फुस पर खासा खुशगवार असर पड़ा था। तुम कब तक मुझे उठाकर दौड़ते रहोगे? इस वक्त हम रुके तो मारे जाएंगे। मैं अपना फिक्रा पूरी तरह अदा नहीं कर सका। एक होलनाक धमाके से जमीन लर्ज उठी और मैं वीरा समेत जमीन बोस होता चला गया। इस इमारत का एक हिस्सा मुदहद्दम हो चुका था और वहां से गर्दो गुबार, मलबे और धुएं का एक गहरा अलाव ऊपर उठ रहा था। मैं वक्त जाया किए बगैर वीरा की बंदिशें खोलने में मसरूफ हो गया। चंद सेकंड में वीरा अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी थी। तीनों दौड़ते हुए गेट से अकबी गली में निकल गए। वो सिरे का मकान था, इस वजह से गली का दूसरा सिरा दूर था। अकबी गली में पहुंचने के बाद हम बहुत सुराग से सड़क पर आए। इस वक्त तक धमाके से खौफजदा होकर बतेरे लोग खौफ व हिरास के आलम में दफातर और घरों से निकल आए थे। इनमें से किसी ने भी हम तीनों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और हम मेन रोड पर निकलने के बाद गलियों में घूमकर पेशकदमी करते रहे। कसाला नाराज होगी। मैं चावल और चीनी का थैला वहीं छोड़ आया था। अचानक सुल्तान शाह बोल पड़ा, फजूल बातें मत करो, तुम्हारे मुकाबले में मैंने गैस फांकी है। चलो घर चलकर बातें होंगी। इस वक्त तो वीरा का मुंह सूजा हुआ है। वीरा के होंठों पर उदास और मजरूह सी मुस्कुराहट फैल गई और वह हसरत भरी आवाज में बोली, काश इस धमाके में तीनों के परखचे बुड़ गए होते। उन्होंने मुझे शदीद अजियत से दो चार किया। उसकी आवाज में पनाह कर्ब को महसूस करके मैं अंदर से लर्ज उठा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे मजीद कोई सवाल करके बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता। काफी दूर निकलने के बाद हमने सवारी के लिए मेन रोड का इंतखाब किया तो खुशकिस्मती से हमें फौरन ही एक खाली टैक्सी मिल गई। ड्राइवर शरीफ नजर आ रहा था। मैंने रास्ते में सवारी बदलने का इरादा तर्क करके उसे क्लिफ्टन चलने की हिदायत की और अगली निशिस्त पर सवार हो गया। वीरा को करीब से देखने के बाद मुझे अचानक ही शदीद थकन का एहसास होने लगा था। गजाला ने वीरा को हमारे साथ देखा तो उस पर शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। इस वक्त वीरा खामोश और संजीदा थी। उसकी बतराई हुई आंखें खला में किसी नुक्ते पर मरकूज थी। इस अमर में कोई शुबा नहीं था कि हम घर से वीरा की बाजियाबी का कसद करके निकले थे, लेकिन गजाला तो क्या खुद हम दोनों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम अपनी पहली कोशिश में वीरा को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाएंगे। बदरुदादा के कत्ल से वीरा की रिहाई तक सारे मामलात और हालात खुद ब खुद साजगार होते चले गए थे। हमने न सिर्फ अपना मतलूबा हदफ हासिल कर लिया था, बल्कि एलन और रास अलमेडा को उसके घर ही में ऐसी भयानक शिकस्त से दो चार किया था कि उनकी पिछली कामयाबियों का मुकम्मल अजाला हो गया था। इस मकान में होने वाला धमाका बहुत ताकतवर और तबाहकुन था, लेकिन इस बारे में यकीन से कोई बात नहीं की जा सकती
कि इन तीनों में से कौन कौन हलाक या जख्मी हुआ होगा। वीरा 24 घंटे से ज्यादा मुद्दत एलन जैसी वैशी की कैद में गुजार कर आई थी, इसलिए उसकी तबीयत बहुत मकदर और खोई खोई सी थी। उसने हमसे रास्ते में नई कायमगाह के बारे में कोई सवाल नहीं किया, ना फ्लैट पर पहुंचकर किसी खुशी का इजहार किया। उसके चेहरे की सूजन और दाहिनी आंख के नीचे पड़े हुए नील ने वैसे भी उसके चेहरे की कुदरती मलाहत और दिलकशी को बुरी तरह मुतासर किया था। हम सभी वीरा की कहानी जानने के मुंतजिर थे, लेकिन इस वक्त वीरा की ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं थी कि वो सुकून से हर एक के सवालों के जवाब दे सके। मैंने गजाला को हदायत की कि वो उसे इसकी ख्वाबगाह में पहुंचाकर जरूरत की तमाम चीजें फराम करते कि वो अपनी मर्जी से नहा धोकर आराम कर सके। जहांगीर अपने कागजात, रकूम और जेवरात वगैरह लेकर किसी बैंक लाकर का बंदोबस्त करने के लिए गया हुआ था। वापसी पर उसे इंश्योरेंस वालों की तरफ जाना था। इस दौरान में 3 बार सलमा के फोन आ चुके थे। जहांगीर की तवील होती गैर हाजिरी ने उसे इस्तराब में मुब्तला किया हुआ था। उसने तीनों ही मरतबा जहांगीर के बाद मेरे बारे में इस्तफसार किया था और गजाला को ताकीद की थी कि मेरे पहुंचते ही यह पैगाम दे दिया जाए कि मैं उसको फोन कर लूं। मैं जानता था कि इस वक्त सलमा को अपने दिल का गुबार हल्का करने के लिए किसी गमगुसार की जरूरत थी। मजे की बात यह थी कि वो दोनों मियाँ बीवी इनफरादी तौर पर भी मेरी जात में सहारे ढूंढने की कोशिश करते थे। हम सब ने ताज़ा दम होकर इकट्ठे खाना खाया। वीरा ने एलन की कैद में सारा वक्त कुछ खाए पिए बगैर गुजारा था, मगर फिर भी उसने बहुत ज्यादा खाना नहीं खाया। नहाने धोने के बाद उसके वजूद की ताजगी खासी हद तक बहाल हो गई थी, लेकिन नींद के बढ़ते हुए दबाव ने उसके जहन को माऊफ किया हुआ था। खाने के बाद वो सोने के लिए चली गई। हम लोग भी अपने अपने कमरों की तरफ उड़ गए। आज आपके लिए मिसेस गनी का भी फोन आया था। गजाला ने ख्वाबगाह में मुझे आगाह किया, मिसेस गनी ये कौन खातून है? मैंने अपने जहन पर जोर देते हुए सवाल किया। इतनी जल्दी भूल गए? वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मिसेस गनी हमारे इस फ्लैट की मालका है। मुझे याद आ गया और मैंने कहा, ओ इस नीम बेवा को मेरी क्या जरूरत पड़ गई? नीम बेवा? गजाला की रुकती हुई हंसी तेज होगी। आपको अजीब अल्फाज इस्तेमाल करने की आदत सी हो चली है। ये कोई अजीब लफ्ज नहीं है, फिलहाल उसकी यही हैसियत है। शौहर लौट आया तो वो उसकी बेवा कहलाएगी, इसकी मौत की तस्दीक हो गई तो बेवा बन जाएगी। इस खातून को मैं कैसे याद आ गया? यह भी एक अजीब बात है कि आपकी जात में दिलचस्पी रखने वाली औरतें मुझे कोई बात नहीं बताती। किन औरतों से मेल जोल है मेरा? मैंने उसे घूर कर पूछा। मैं आपके मेल जोल की नहीं, औरतों की दिलचस्पी की बात कर रही हूँ। सलमा भी सिर्फ आपसे बात करने की ख्वाहिशमंद थी। वो शौकी से बोली, देखा जाएगा। मैंने बेपरवाही से जवाब देकर गजाला को बिस्तर पर खींच लिया। शिकमपुरी के बाद अब दिमाग पर हल्का सा सरूर तारी हो रहा है। जरा अपनी नरम नाजुक उंगलियों से मेरा सर सहला दो। वो मेरे करीब होकर आहिस्तगी से बोली, एक ही दिन में वीरा बहुत बदली बदली लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तशद्दुद के अलावा भी वीरा को किसी वैश्याना ज्यादती का निशाना बनाया हो? कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने करब आलूद लहजे में कहा। मुझे उसकी खाली खाली नजरों में झांकते हुए खौफ आ रहा है। यह मौजू ऐसा नाजुक है कि इस बारे में इससे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। वह सदमे की हालत से बाहर आकर खुद ही कुछ बता दे तो अलग बात है। आप इजाजत दें तो मैं तखलिए में उसे खरीदने की कोशिश करूं। आखिर वो भी एक औरत ही है। हो सकता है कि मुझे अपने अंदर के दुख दर्द में शरीक कर ले। गजाला इस बारे में बहुत मुतजस्सिस, उसे ठेस लगेगी। वो हर वक्त अपना और तुम्हारा मवाजना करती रहती है। वो अपने दामन का कोई दाग नहीं दिखाएगी। इस तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी। उसे थोड़ी सी मोहलत दे दो। अभी वो इन्हीं हालात के ट्रांस में आई हुई है और बिल्कुल गुमसुम है। इस शहर से निकलेगी तो वो खुद ही बोलती चली जाएगी। उसका नाम वीरा है। वो हालात के सामने सपर डालने वालों में से नहीं है। बज़ाहिर जो कुछ नजर आ रहा है वो भी कम होलनाक नहीं है। इन हैवानों ने उसे बुरी तरह मारा है। हो सकता है कि उसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद हों। इसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। जो कुछ वो बताए बस इसी पर कनात करती रहो। गजाला मोहब्बत अमेज अंदाज में मेरा सर सहलाती और कान खाती रही। मैं उसके नर्म और हयात आफरीन वजूद के लम्ब से माजूज होते हुए रफ्ता रफ्ता नींद की वादियों में खो गया। मैं बहुत देर तक गहरी नींद सोता रहा। आखिर गजाला ही ने मुझे झंझोड़ कर बेदार किया। मैं नींवा आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कनूदा लहजा में कहा, मुझे सोने दो। आज थकन से मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है। मैं अभी कुछ और सोना चाहता हूँ। 7 बज रहे हैं। अव्वल खान खासी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने मेरे बाजू में चुटकी लेकर कहा। मैं उसे चाय वगैरह भी पिला चुकी हूँ, वो ज्यादा देर नहीं बैठेगा। मैं छलांग मारकर बिस्तर से नीचे आकर और गजाला हंसती हुई बाहर भागी। चंद मिनट बाद मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहां सुल्तान शाह अव्वल खान से बातें कर रहा था। गजाला पूरी तवज्जो से उनके मुज़ाकरात सुन रही थी। मुबारक हो। मुझे देखते ही अव्वल खान मुसरत अमेज लहजे में बोला, तुम वीरा को इन वैश्यों के चुंगल से इस तरह निकाल कर ले आए जैसे वो तुम्हारे इंतजार में इसे पकड़े बैठे थे। हाँ, मुझे खुद भी ऐसी कामयाबी की तवक्का नहीं थी। ये कहते हुए मैंने चौंक कर गजाला से पूछा, ये सब तो ठीक है मगर वीरा कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? वो किसी से मिलना नहीं चाहती, अपने कमरे में मैसूर होकर बैठ गई है। गजाला ने बताया। उसकी ऐसी की तैसी, मैं भी उसे बाहर लाता हूँ। मैंने उठते हुए कहा, बैठ जाओ। सुल्तान शाह ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती बिठा दिया। इस वक्त वो अपने आप में नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे उसे कोई दिमागी चोट आई हो। वो कमरा बंद करके 1.5 घंटे से शराब पी रही है। इस वक्त उसे छेड़छाड़ मुनासिब नहीं रहेगी। वो सुल्तान शाह की कजफहमी पर दांत पीस कर रह गया। वो वीरा के ज़हनी सदमे को दिमागी चोट से मिला रहा था। मैंने उसे घूरते हुए पूछा, इसके लिए शराब कहाँ से आई? जहांगीर की बोतल कल ही खाली हो चुकी थी और आज जहांगीर घर से गायब है। मैं उसके लिए 2 बोतल लाया था। उसने सर झुका कर कहा, एक उसे दे दी है,
दूसरी किचन कैबिनेट में है। मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है। तुम उसकी इल्तिजा सुन लेते तो दोनों ही बोतलें उसे सौंप देते। एक दिन की कैद में वो बिल्कुल बदल कर रह गई है। क्या उसके साथ कोई ज्यादती भी हुई है? अव्वल खान ने मानीखेज और सरगोशियाना लहजे में वो गोल मोल सा सवाल किया और गजाला मौजू की नजाकत भांप कर फौरन ही वहां से चल गई। कुछ नहीं मालूम, उसने सख्ती से अपनी जुबान बंद की हुई है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो, 2-4 दिन में खुद ही सब कुछ उगलती चली जाएगी। वह नासियाना अंदाज में बोला है, इस पर जो कुछ गुजरी है उसे टालना तुम्हारे बस से बाहर था, मगर तुमने उसके लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। कार्डियो स्विच की दहशत फैलाकर तुमने इन्हें बिल्कुल बेदस्तोपा कर दिया था। आखिर लम्हात पर एक हमाकत होते होते रह गई। मैंने उसकी बात दरमियान से ऊंचे कर कहा, सुल्तान शाह उनके खौफनाक फुलादी पाइप को बम में तब्दील कर चुका था और मैं उनकी गोलियों का निशाना बनने के खौफ से वीरा समेत अंदर ही रुका हुआ था। मेरे ज़हन से यह बात बिल्कुल निकल गई थी कि कार्डियो स्विच की दहशत की वजह से वो मुझ पर फायर करने का खतरा मोल नहीं लेंगे। मुझे वहां से जरा भी निकलने में ताखीर होती तो मेरे और वीरा के चीथड़े उड़ जाते। सुल्तान शाह वो पाइप ना फेंकता तो दूरबीन से भी इसकी बाकियात का पता न चलता। फर्जी बसात बिछाने में ऐसी बदहवासियां हो जाती हैं। खुशी है कि आज का दिन उनके लिए बर्बादियों का पैगाम लेकर आया होगा। मेरे राब्ते टूटे हुए हैं, इसलिए मुझे इमारत की तबाही और वहां होने वाले जानी नुकसान के बारे में मालूम नहीं। सुल्तान शाह तो पूरी उम्मीद है कि इस धमाके में तीनों ही हलाक या जख्मी हुए होंगे। आज का दिन वाकई यादगार था। आज तुम्हारी बहाली का पहला दिन है। सुबह सवेरे बदरू दादा को ठिकाने लगवाकर तुमने दूसरी कामयाबी की दाग बेल डाल दी थी। अगर मकामी और घर मुल्कियों के दरमियान फसाद होने के नतीजे में वो सब फरार न हो गए होते तो हमें वहां सारी नफरी का सामना करना पड़ता। खुशकिस्मती से वहां वो सिर्फ 3 अफराद थे और हम दोनों ने आसानी से उन पर काबू पा लिया। यह खबर हैरान कुनी नहीं चौंका देने वाली है कि अब रास अल मेटा खुद पाकिस्तान पहुंच गया। इसका मतलब है कि इस बार वो कोई बड़ी साजिश तैयार कर रहे हैं। रास अल मेटा छोटे मोटे मामलात अपने मुलाजमीन की सवाबदीद पर छोड़ देता है और खुद अलग रहता है। अव्वल खान ने फिक्रमंदी से कहा, सूरत-ए-हाल संगीन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के वाकयात ने उनका शहराजा बखेर कर रख दिया होगा। अब इन्हें किसी भी पेशरफ्त के लिए असरनो मनसूबाबंदी करनी होगी। दुआ करो कि जल्द अज जल्द हम लोगों के सल्ब किए हुए इख्तियारात भी वापस मिल जाएं, तो मैं इन हरामजादों की टांगें चीर कर रख दूंगा। मैं अभी तक वीरा से नहीं मिला हूं, मगर मुझे उसकी तकलीफ पर शदीद सदमा है। उसके मुजरमों से इंतकाम लिए बगैर मुझे चैन नहीं मिल सकेगा। ये जंग अब चल ही पड़ी है। अभी तक एलन अपने सरपरस्तों को सब्ज बाग दिखा रहा होगा। आज के बाद वो सब भी डरेंगे। आज रास अल मेटा और एलन के साथ जो कुछ हुआ है इनके साथ भी हो सकता है। सफारती मराहत की आड़ में बदमाशियां करने वाले ऐसे खतरात से दूर भागते हैं। एक बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। सुल्तान शाह ने कहा, बिल जोन्स को तो हमने एक बदतरीन मुकाबले के बाद मारा था। उसने तुम्हें अपने खानदानी एल्बम कब दिखाई थी? कभी भी नहीं। वो बर वक्त सोचा हुआ सफेद झूठ था जो चल गया। फिर तुमने रास अल मेटा को नकाब में होने के बावजूद कैसे पहचान लिया था? मैं एलन के साथ दानिस्ता छेड़छाड़ कर रहा था और उसकी गुफ्तगू से मुझे इशारे मिल रहे थे कि उसका तीसरा साथी रास अल मेटा ही हो सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे बताया, इशारे गैर यकीनी होते हैं। अव्वल खान ने कहा, शायद इस मामले में वो भी उलझन महसूस कर रहा था। सुल्तान शाह ने जब ये बताया कि तुम नकाब पोश को देखते ही अदब और एहतराम से खड़े हो गए थे तो मैं हैरान रह गया। महज इशारों की बिना पर कोई इतना पुरएतमाद नहीं हो सकता। इसे तुम खुद एतमादी कह सकते हो। मैंने पूरे एतमाद से रास अल मेटा कहा था। वो रास अल मेटा ही था, इसलिए मेरे गैर मुतवक्का दावे पर बुखलाकर अपनी असलियत का इजहार करता चला गया। वो कोई और होता तो मैं पूरे खलूस से अपने गलत अंदाजे पर मुआज़रत करके खामोश हो जाता। वहां सारी लड़ाई ही असाबी थी। वो मुझे घेर रहे थे और मैं उन्हें फांसने की कोशिश कर रहा था। वो हार गए और हम जीत गए। मैंने अव्वल खान को पेशकश की कि वो मेरे साथ वीरा के कमरे में जाकर इससे मुलाकात कर ले, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया। वीरा इस वक्त जिस पेचीदा ज़हनी कैफियत से दो चार थी, इसमें उसे सुकून और आराम की जरूरत थी। गैर जरूरी मुदाखलत उसके लिए कर्ब अंगेज साबित हो सकती थी। अव्वल खान ने राब्ते के लिए दफ्तर के साथ घर का नया फोन नंबर भी दे दिया। उसका ख्याल था कि एलन और रास अल मेटा की सरगर्मियों के सिलसिले में आने वाले चंद रोज अहम साबित हो सकते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे को हर छोटी बड़ी बात से बाखबर रखना चाहिए। कुछ देर बाद वो वापस चला गया। गजाला ने हमारी मुहिम की पूरी चश्मदीद कहानी सुल्तान शाह की जुबान से सुन ली थी, मगर फिर भी उसके ज़हन में बहुत से सवालात चुभ रहे थे। अव्वल खान के जाते ही वो मुझे घेर कर बैठ गई और मुझे बहुत सी बातें एक बार फिर दोहरानी पड़ गई। इस दौरान में सुल्तान शाह ने बताया कि जब मैं सोया हुआ था तो जहांगीर का फोन आया था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि उसने बाहर से अपनी बीवी को फोन किया था और इन मुज़ाकरात के नतीजे में होने वाली मसालित की वजह से वो हमारी तरफ आने के बजाय सलमा के पास वापस जा रहा था। वो एक अच्छी खबर थी। जहांगीर मेरा बहुत गहरा और करीबी दोस्त था, लेकिन मायूसी के लम्हात में वो अपनी औकात से ज्यादा शराब पीकर दूसरों के लिए एक आजाब बन जाता था। मेरे हक में यही बेहतर था कि लड़ने भिड़ने के बावजूद जहांगीर अपनी बीवी के गिर्द मंडलाता रहे। इस तरह मुझे सिर्फ जहांगीर के मसाइल ही से नहीं, सलमा की जुमानी अनायतों से भी निजात हासिल हो सकती थी। और मिसेस गनी ने भी 2 बार फोन किया था। जहांगीर का मामला तय होने के बाद खजाला ने बताया वो किसी सिलसिले में आपसे जल्द अज जल्द बात करना चाहती है।
एक फोन करके इस बेचारी की भी तसल्ली करा दें। मैंने गजाला को घूरते हुए फोन अपनी गोद में रख लिया और उस पर गजाला का बताया हुआ नंबर मिलाने लगा।